नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी लोकसभा चुनाव का। जहाँ लोकसभा चुनाव की बात करूं तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। तो जो 48 सीट के मामले में बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया है, क्या सफलतापूर्वक किया है, क्या फडणवीस जी जो है इसमें सक्सेस हुए हैं टिकट बंटवारे में, इसी में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि उनका टारगेट जो 45 प्लस का है, आखिर वो टारगेट कैसे पूरा होगा, क्या स्थिति उस तरह बन रही है, क्या परिस्थिति उस तरह बन रही है, क्या जिस तरह सर्वे आ रहे हैं क्या वो सही है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, और जानेंगे कि महाराष्ट्र में महायुति की जो है आंकड़ा जो है, यानी देश का 400 पार और महाराष्ट्र का 45 पार, क्या ये सही हो पाएगा। सर क्या कहेंगे आप, जो स्थिति से में बन रही है, सर्वे तो डरा रहे हैं, लेकिन जो महायुति जो है फुल कॉन्फिडेंस में है कि हम जो है 40 पार 45 पार हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले वो जो सीट बंटवारा हुआ है सर, वो कितना सही तरीके से हुआ है? अभी कुछ जगह फिलहाल बारे में बचा हुआ है। अभी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका। हम करीबन 3 बजे ये कर रहे हैं। थोड़ा रुकेंगे तो अपने को मिल भी जाएगा उनका ऑफिशियल वर्जन। मगर सब हो गया है। ठाणे, नासिक, ये जिसको संभाजीनगर शिवसेना को मिल गया है, ये एडजस्ट हो गया है अभी। और मैं इसमें स्पेशली दाद देना चाहूँगा कि फडणवीस साहब ने उनकी पूरी कुशलता, बुद्धिमत्ता और एक सहभावना जो है, बैलेंसिंग बना के रखा है। हाँ, सहभावना जो है फडणवीस जी की अपने शिंदे साहब के प्रति और अजीत दादा के प्रति भी मैं बोलूँगा, तो उसका बहुत अच्छा बैलेंस करके एक बंटवारा टिकट का जो है वो इस तरह से किया है कि थोड़ी खुशी गम, थोड़ा गम तो सबके मन में रहेगा कि अब जिसको नहीं मिलेगा तो उसको गम ही रहेगा। हाँ, और क्या है कि नेताओं को गम नहीं रहता है सर कभी। इसमें ये बड़ी बात लोग भूल जाते हैं कि नेताओं का क्या फायदा तोटा नहीं रहता है। फडणवीस खुद खड़े नहीं है, शिंदे खड़े नहीं है, अजीत दादा खड़े नहीं है, भले उनकी बीवी खड़ी है, तो उनका टिकट तो मिल ही गया है। बिल्कुल। तो नाराज जो होते हैं उनके टिकट काटे जाते हैं। और जैसे बावना घोड़े, अभी इस बार तो शिंदे साहब ने सबको बोल दिया है कि भाई जिनको लोकसभा का टिकट हम नहीं देंगे उन सबको हम लोग विधानसभा का टिकट देंगे। और उनमें से जो पहले भूतपूर्व खासदार या आमदार है, खासदार पर्टिकुलरली, उनको तो हम मंत्री भी बनाएंगे जी। तो वो भी खुश है सर। उनको भी केंद्र में जाके 5-10 साल रह के पता चल चुका है कि यहाँ ना पैसा है ना कोई प्रतिष्ठा है, खाली हाथ ऊपर करना है। तो उससे अच्छा है कि हम विधानसभा में जाए, मंत्री बने, सब कुछ मिलेगा ना, नैवेद्य भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन विधानसभा में भी स्थिति पैदा हुई टिकट काटने का, तो नहीं, उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे अभी। अच्छा, जिनके लोकसभा के काटे हैं उनको सबको टिकट। तो विधानसभा में तो कटेगा ही सर। विधानसभा में दूसरे लोगों को कटेंगे। विधानसभा में भी जो आज 40 विधानसभा शिंदे साहब के हैं, हाँ, और अजीत दादा के भी हैं, तो इनको भी जो नहीं सर, कैसे नहीं कैसे है ना, उन 40 लोगों को टिकट देना आसान है। उनकी संख्या मर्यादित है और 288 सीट है। 228 में से 288 में से समझो 125 बीजेपी ने ले ली, तो भी बहुत सारा, इन दोनों का 100 होता है मिलके, 85 होता है, 100 समझो, तो भी सीटें बाकी रहती, 188 बचते। तो उसमें से बांटना सब लोगों को दे सकते हैं। और ये जो खासदार जिनको नहीं दिए उनको भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, मतलब बैलेंसिंग हो जाएगा, पूरा बैलेंसिंग हो जाएगा। और इतनी कटुता हो रही थी, उस हिसाब से मेरे को फडणवीस को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कटुता का अभी ये रास्ता निकाला सर। वो उन्होंने तो इतना तक किया है कि सर फॉर्म भरने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अभी जा रहे हैं हर एक जगह। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। अभी उनको एक तो शासन को बंद नहीं किया है, असल में ये क्या है, राष्ट्रपति राजवट नहीं लगाई है, काम चालू होना चाहिए, काम चालू रहना चाहिए। वो भूल ही गए सब कि मंत्रालय जिंदा है। ये सभी मंत्री भूल गए, सभी लोग भूल गए। उनको लगता है मंत्रालय बर्खास्त ही हो गया है। ये मैं टीका कर रहा हूँ उनके ऊपर। वो सब पूरा दिन सुबह से शाम तक फॉर्म भरने में लगे हुए हैं, टिकट के बंटवारे में लगे हुए हैं। वो ठीक है, वो अगर मंत्री करके आपका काम है, यहाँ राष्ट्रपति शासन ने हाँ आचार संहिता है करके मेजर डिसीजन नहीं लेते हैं, मगर जो चल रहे हैं उसका काम तो करना चाहिए। मगर ठीक है, अभी मुख्यमंत्री और फडणवीस और ये दिखा रहे, अजीत दादा नहीं जा रहे क्योंकि वो अटक पड़े हैं उधर। तो कुछ लोग बोलते कि उन्होंने शरद पवार और सुप्रिया को भी अटका के रखा है बारामती में। वो बारामती के बाहर नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, बारामती माड़ा इतना ही निकल रहे हैं। तो सर मेरे को फडणवीस ने बहुत अच्छी तरीके से ये संभाला है।
और उनका अभी जो टारगेट है वो 45 बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऊपर 400 पार और नहीं थे 40 पार, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा उनको लग रहा है। मगर कितना भी ये टिकटों का बंटवारा करने में सफल रहे हैं फडणवीस, मगर सर अंदरूनी ये असंतोष है और वो लोगों के मन में है। किस बात को लेके है? बहुत सारी बातों के लेके हैं सर, बहुत सारी बातों के। क्या हो गया ना, अभी ये जैसे बोलते हैं ना 400 पार, अभी इनको 350 से आ गए तो लोग बोलेंगे है 350 ही आ गए। अरे 350 पागल, 350 कम है क्या? 2/3 बहुमत हो जाता है ना उसमें, और 272 तो लाने हैं उनको बस। तो 350 मतलब 75 ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट उनके, फिर भी उसका क्रेडिट नहीं देंगे। वैसे ही क्या हो गया ना, इन्होंने इतनी अपेक्षाएं बढ़ा के रखी और बाद में अमित शाह बोले चुनावी चिमला रहता है, मगर 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएगा, ये आएगा वो आएगा। सर अभी क्या है ना, ये लाख लोगों को घर मिला, लाख लोगों को ये मिला वो मिला बोलते हैं। देश की लोक संख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों में से समझो 25 लाख लोगों को मिल गया। अभी फुकट का राशन है वो भी 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है करके बोलते हैं वो। फिर भी सर 80 के बाद जो रहते हैं वो नाराज रहते हैं। फिर मुसलमान समाज जो है वो पूरा का पूरा नाराज है। सर मैं तो अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि इस बार आप याद रखो, मुसलमान का एक भी वोट बीजेपी को जाने वाला नहीं, और जो बीजेपी के साथ रहेंगे उनमें से भी शिंदे हो, अजीत दादा हो, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उनके पास जाने वाला नहीं एक भी मुस्लिम वोट। अब हिंदुओं को ये सोचना होगा कि क्या हर एक मुसलमान अगर कांग्रेस को और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को और शिवसेना ठाकरे गुट को वोट दे रहा है, तो क्या वो एक मत से अगर वोट दे रहे तो हम भी एक मत से एकजुट होके हिंदू का वोट जो है वो मोदी को देंगे क्या? वो अगर नहीं देते और उनमें आपस में बढ़ जाते हैं वोट, तो सर मुस्लिम सपोर्टेड कैंडिडेट ही सब जगह आएंगे। और वो सर कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी अपने को मालूम नहीं, मगर मुस्लिम जो है वो वोट बैंक हो गए हैं। उनका वोट काउंट करता है, उनके वोट से निर्णय होता है और वो एक साथ जाएंगे। अभी सर ऐसा है कि औरंगाबाद की इतनी बातें हुई, कांग्रेस का कौन होगा, इसका होगा कि नहीं, शिवसेना आया था 2019 में। हाँ 2019 में एमआईएम आ गया था। एमआईएम आ गया था। वो तो जलील तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो उसको मालूम है मेरे मुस्लिम वोट जो है उतने मुझे मिल गए तो मैं जीत के आता हूँ, ये आपस में बढ़ जाएंगे। सर वहां पे राव साहब दानवे खड़ा है, मंत्री, वो चंद्रकांत खैरे, ऐसे सब खड़े एक दूसरे के वोट काटेंगे। अभी ऐसा नहीं होगा जमील के खिलाफ के वोट काटे जाएंगे, भाजपा के खिलाफ के वोट नहीं काटे जाएंगे। जमील के खिलाफ किसके, खैरे के, इसके। तो जमील फिर से आएगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, और अभी बताने में संभाजीनगर फिर जमील के पास ही जाएगा। वो मुस्लिम वोट वहां का एक दिल से वहां जाएगा। सर महाराष्ट्र में फडणवीस के सामने अभी सबसे बड़ा आह्वान यही है कि मुस्लिम वोट का क्या करे। वो तो एक साथ जाने वाले खिलाफ, जहां जहां मुस्लिम डोमिनेंस है वहां पे एक वोट जाएगा और हिंदुओं के वोट बांटे जाएंगे। हिंदू के वोट ठाकरे में, मुस्लिम एक हो जाते हैं, हिंदू एक नहीं होते। सर हिंदू एक कैसे होंगे? हिंदुओं की पार्टी भी बहुत है ना, उनके लिए एमआईएम है, कांग्रेस है जी। एमआईएम और कांग्रेस दोनों, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं है इतनी, मगर देश में है समझो, मगर उनको भी इतना मैं अहमियत नहीं देता हूँ जितना एमआईएम को और इनको देता हूँ, कांग्रेस को। अभी कांग्रेस का हर एक वोटर मुसलमान रहेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, है ना। कांग्रेसी हिंदू भी तो बहुत है, तो हिंदुओं को अभी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर एक वोट मुसलमान का कांग्रेस को और इसको जा रहे हैं, तो हम अगर बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो हमारे वोट किसके पास जाना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर सर बहुत बवाल मचेगा। ये ऐसा ये लोग बोल नहीं सकते, ओपनली बोल नहीं सकते, मगर पहले एक हिंदुओं की अलग अलग शाखाएं, प्रतिनिधि संस्था एक्टिव दिख रही थी। अभी क्या है, आचार संहिता की वजह से वो भी चुप है। तो वो जो एक माहौल बनना चाहिए था हिंदुत्व का, सर राम जन्मभूमि का ये हुआ है, 370 को हुआ है, फिर भी एक हिंदुत्व का एक उछाल दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है, जबकि मुसलमानों का दिख रहा है सब जगह। सर ओवैसी के खिलाफ उन्होंने वो लता माधवी को खड़ा किया है, मगर लता माधवी जीतेगी नहीं क्योंकि मुस्लिम वोट ही 60% है। वो एक गठा ओवैसी को 40 साल से पढ़ता आया है, 40 साल से वो वहां का खासदार है। तो वो लता माधव को छोड़ो और या किसी और को रखो, मुस्लिम वोट मुस्लिम
कैंडिडेट को जाएगा या तो कांग्रेस इसके लिए को जाएगा। फडणवीस जी को क्या करना चाहिए महाराष्ट्र में? सर कुछ नहीं कर सकते, हिंदुओं को संगठित करना चाहिए। वही तो हिंदू वोट जो है वो कैसे एक तरफा हो जाए, उसका ध्रुवीकरण कैसा हो जाए और हर एक हिंदू बीजेपी या महायुति को वोट करे, इसके लिए क्या करना चाहिए वो उनको ही सोचना चाहिए। अभी तो दंगे फसाद का मौका नहीं है, मौसम भी होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मगर सर ये 40 पार नहीं होंगे, 40 पार नहीं हो किसी भी हालत में। अब बोलने में मतलब है सर, जैसा चुनाव आएगा, अभी तो कल वोटिंग भी है, एक पहला जो विदर्भ में कल है ना, हाँ नागपुर। तो और धीरे धीरे सर क्या है ना, कितना भी तुम ये मत करो, सोशल मीडिया पे फैलती है बात कि यहाँ पे इतना वोटिंग हुआ है, यहाँ पे इतना वोटिंग है, हिंदुओं का इतना, मुसलमानों का इतना, कांग्रेस जीत रही है कि बीजेपी जीत रही है, ये पता चलेगा ही। इसमें जिसके बारे में डाउट नहीं है वो गडकरी है कि वो चुन के आने वाले हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। मगर बाकी इसके बारे में बात फैलेगी तो वो दूसरी जगह भी जाएगी। अगर ऐसा बात फैली कि भाई मुसलमानों ने गडकरी जी के लिए एक फोन आया था मेरे को, वहाँ से नागपुर से ही फोन आया था। वहाँ नागपुर से हमारे काफी व्यूवर्स है वहाँ पे। विदर्भ में मेरे ख्याल से हमारे अगर 72,000 अगर सब्सक्राइबर है तो विदर्भ में कम से कम हमारे 25-30 हज़ार लोग हैं वहाँ। अरे बाबा, हाँ, तो वहाँ फोन आते रहते हैं। और उनका कहना है कि इस बार गडकरी जी के जो वोट ऑफ मार्जिन है ना, बढ़ेगा नहीं, कम हो रहा है। यानी पिछली बार जो लाखों वोट से जीते थे तो मार्जिन कम हो रहा है। जीतेंगे गडकरी जी, लेकिन जो सर बीजेपी का सब जगह यही हाल है, जीतेंगे मगर हारेंगे। मतलब जीतेंगे चुनाव मगर हारेंगे, वो जो टारगेट है वहां तक नहीं पहुंचेंगे। नाराजगी क्यों है, क्यों कम हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा नहीं, अभी देर हो गई, अभी 2 दिन में क्या विचार कर सकते हैं, क्या बोल सर? अभी लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल समझ लो है महाराष्ट्र के लिए, फाइनल तो विधानसभा है ना। मगर सर विधानसभा के इशू अलग रहेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें भी विधानसभा के, अगर विधानसभा की तुलना आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें से बहुत सारे फुट के यहाँ भी आने वाले। अगर यहाँ पर कुछ नाराजगी है लोगों में, वोटर देखो, नेता फोड़ सकते हो आप, वोटर नहीं फोड़ सकते, लेकिन वोटर्स को फोड़ने के लिए अब क्या करना है, उनकी नाराजगी देखना चाहिए कि वो किस विषय में नाराज हो रहे हैं। विषय क्या है कि अगर मोदी जी आ जाएंगे जब बड़े बहुमत से तो संविधान पर अटैक कर सकते हैं, संविधान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये लोगों को दिमाग सर, ये आम आदमी जो रास्ते पे है ना जी, उसको पूछो कि संविधान में से एक 10 लाइन बता दो, वो क्या है, उन्होंने वो भावनिक कर दिया है उन्होंने। संविधान क्या चीज है सर, उनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उनके दिमाग में डाला जाता है ना कि इससे तो संविधान बदलेगा मतलब क्या होगा। हाँ, वो उनको नहीं मालूम है, बदल जाएगा तो हमारा मतलब मुश्किल हो जाएगा। सर वो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ाते हैं उसको, सबसे पहले रिजर्वेशन चला जाएगा तो ये हो जाएगा। वो नहीं ऐसा ये लोगों में तो ये जो है ना सर, मेरे ख्याल से बीजेपी को जो है ना इस सब चीजों को खुलासा करना चाहिए। तो किया है उन्होंने कि बस संविधान बदलने का सवाल ही नहीं आता है। मोदी तो यहाँ तक जाके बोले कि अम्बेडकर खुद आए तो भी वो बदल नहीं सकेंगे, बोले, यहाँ तक बोले हैं। ये लोगों और क्या बोलना है, ये लोगों को समझना है। लोगों में अभी सर मोदी का तो एक इंटरव्यू 1 घंटे का पूरे देश के 3,500-4 हजार चैनल ने दिखाया, और क्या कर सकते हैं। विपक्ष क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टेड था वो स्क्रिप्टेड होगा ही ना, आपका नहीं होता है क्या? सर मैं खुद लिखता हूँ बड़े बड़े नेताओं के स्क्रिप्ट, वो तो स्क्रिप्टेड ही होता है। नहीं, क्वेश्चन स्क्रिप्टेड था, मतलब वो भी होता है ना, वो भी। सर आप क्या सवाल मुझे पूछेंगे, ये भी मैं लिख के देता हूँ, आपको पैसा दिया है ना। ये पूरे 3,500 चैनल पे जो चला वो स्पॉन्सर्ड था कि नहीं था? स्पॉन्सर्ड ही था, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो सवाल मैं ANI को क्यों दिया इंटरव्यू, और वो उसी लेडी को क्यों दिया? बार बार वही लेडी लेती है, दूसरी नहीं लेती है कोई, और ANI को देते हैं, दूसरे किसी चैनल को भी नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। ANI एक न्यूज एजेंसी है जो कि सब चैनलों को बांटती है। हाँ, इसके उसको कोई चैनल को दूंगा तो खाली उसी चैनल पे आएगा। हाँ, इसलिए उन्होंने ANI को दिया कि सबको वो दे सकता है ऑफिशियली। वही है तो ना। तो सर ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पागल होगा कोई। कल मुख्यमंत्री का भी इंटरव्यू आता है तो सर पहले सवाल दिए जाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में दे देते हैं जी। हम एक दूसरे को पहले सवाल और जवाब देते हैं तो बाकी दुनिया की क्या बात करेंगे। तो सर ये है जो फडणवीस कामयाब रहे टिकट वाटप में, मगर रिजल्ट में वो 40 के पार नहीं जाएंगे, इसका गारंटी मैं देता हूँ। मोदी की गारंटी है ना, इसे अनिल तत्ती की गारंटी है, और 40 के पार नहीं जाएंगे। मेरी गारंटी 40 पार जाएगी, नहीं जाएंगे, देखते हैं ठीक है किसकी गारंटी सही होती है। तो 4 जून को पता चलेगा, हम 4 जून को फिर डिस्कस करेंगे कि किसकी गारंटी सही हुई है। हम व्यूअर से भी पूछते हैं। मैं बोलता हूँ दिल्ली में मतलब अखिल भारतीय स्तर पर 400 पार नहीं होंगे या 40 पार नहीं होंगे, 350 325 तक रहेंगे।
और महाराष्ट्र में 35-37। मतलब वहाँ का 10% यहाँ, हाँ हाँ हाँ, वहाँ बराबर। 400 थे, यहाँ 40, हाँ। वहाँ 350 थे, यहाँ 35। आप ये मान रहे हैं। बराबर। ठीक है, तो आप आपसे भी आंकड़ा पूछता हूँ मैं, आप भी अपने अपने एरिया में देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती है महाराष्ट्र में और कितनी सीट आ सकती है देश में? आप अब जो है जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम भी समझ सके कि आखिर लोगों में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, तो इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थत्ते साहब का भी चैनल है मराठी में, अनिल गगनवेदी थत्ते, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।